नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी ईवीएस के नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। कक्षा 4 की ये है। पाठ नंबर 1, चलो चले स्कूल। बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए विभिन्न साधन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इस पाठ में किस साधन का प्रयोग करके बच्चे कहाँ स्कूल पहुँचते हैं। बाँस और रस्सी से बना पुल असम में प्रयोग होता है। ट्रॉली का प्रयोग लद्दाख में किया जाता है। सीमेंट का पुल सामान्य क्षेत्रों में, वल्लम या लकड़ी की छोटी नाव का प्रयोग केरल में होता है। ऊँट गाड़ी राजस्थान में प्रयोग किया जाता है। बैलगाड़ी मैदानी इलाके में प्रयोग किया जाता है। उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से बच्चे स्कूल जाते हैं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में। दूसरा पाठ है कान कान में। इस चैप्टर से पहला प्रश्न है, किसके सिर पर आंखें होती है और छेद यानी कान पंखों से ढके होते हैं। तो इसका आंसर होगा पक्षियों के। पक्षियों के सिर पर आंखें होती है और कान पंखों से ढके होते हैं। छिपकली के कान भी इसी प्रकार के होते हैं। मगरमच्छ की आंखें भी इसी प्रकार की होती है, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। अगला प्रश्न है, जानवरों की त्वचा पर डिजाइन होते हैं, क्यों? तो इसका आंसर होगा बालों के कारण जानवरों की त्वचा पर डिजाइन होते हैं। यदि जानवरों के शरीर से बाल हटा दिया जाए तो कोई भी डिजाइन नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं और कान बाहर दिखाई देते हैं, वे जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। तथा वैसे जानवर जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, वे अंडे देते हैं। अब चलिए पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 का नाम है नंदू हाथी। इस चैप्टर से पहला प्रश्न है, हाथियों के झुंड की सरदार कौन होती है? इसका आंसर होगा हाथियों के झुंड की सरदार सबसे बड़ी बूढ़ी मादा हाथी होती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, नर हाथी झुंड कब छोड़ देते हैं? तो इसका आंसर होगा नर हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु में झुंड छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है? तो आंसर होगा एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते व टहनियाँ खाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, एक हाथी एक दिन में कितना सोता है? तो इसका आंसर होगा एक हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटा सोता है। यानी हाथी बहुत ही कम आराम करता है, केवल 2 से 4 घंटा सोएगा। अगला प्रश्न है, हाथी मिट्टी में क्यों लेटते हैं? तो इसका आंसर होगा अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए हाथी मिट्टी में लेटते हैं। फिर इस पाठ का अगला क्वेश्चन है, हाथी कान का प्रयोग करते हैं, क्यों? तो इसका आंसर है हाथी हवा करके स्वयं को ठंडा रखने के लिए अपने कान का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं? तो इसका आंसर होगा एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और कुछ बच्चे रहते हैं। इस तरह से ये पाठ खत्म हुआ। अब पाठ नंबर 4 जिसका नाम है अमृता की कहानी। इस पाठ से पहला प्रश्न है, अमृता कहाँ रहती थी? इस प्रश्न का जवाब होगा अमृता खेजरली नामक गांव में रहती थी जो राजस्थान में है। फिर दूसरा प्रश्न है, खेजरली गांव कहाँ है? तो इसका आंसर होगा खेजरली गांव राजस्थान में जोधपुर के पास है। अगला प्रश्न है, खेजरली में 300 साल पहले घर किस प्रकार के बनाए जाते थे? तो आंसर होगा जो खेजरली गांव में 300 साल पहले घर लकड़ी से बने होते थे। और खेजरली गांव में कौन से लोग रहते थे? तो इसका आंसर है खेजरली गांव में बिश्नोई समाज के लोग रहते थे। फिर अगला प्रश्न है, कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़ का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर होगा खेजरी। यानी खेजरी नाम का एक पेड़ है जो बहुत ही कम पानी में जीवित रह सकता है, इसलिए यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में देखने को मिलता है। अब खेजरी पेड़ से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको देख लेते हैं। खेजरी पेड़ की लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता है। इसकी छाल दवा बनाने के काम में आती है। इस पेड़ की फलियां सब्जी के काम में आती है और
इनकी पत्तियां यहाँ के जानवर खाते हैं। इस तरह से दोस्तों पार्ट 4 खत्म हुआ। अब पार्ट 5 में चलते हैं। पार्ट नंबर 5 का नाम है अनीता की मधुमक्खियाँ। इस चैप्टर में पहला प्रश्न है अनीता कहाँ रहती थी? तो इसका आंसर होगा अनीता बोचहा गांव में रहती थी। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है बोचहा गांव कहाँ है? इस प्रश्न का आंसर होगा बोचहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर नामक जिले में स्थित है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देती है? इस प्रश्न का जवाब होगा मधुमक्खी के छत्ते में अंडे रानी मक्खी देती है और हर छत्ता में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देने का काम करती है। अगला प्रश्न है लीची के फूल कौन से महीने में खिलते हैं? इस प्रश्न का जवाब होगा लीची के फूल फरवरी महीने में खिलते हैं। अब इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। छत्ते में नर मक्खियाँ बहुत कम होती है और बाकी मधुमक्खियाँ काम करने वाली होती है। अगला प्रश्न है मधुमक्खियाँ अंडे कब देती है? तो इस प्रश्न का जवाब होगा अक्टूबर से दिसंबर माह में मधुमक्खियाँ अंडे देती है। इस तरह से पार्ट नंबर 5 खत्म हुआ। अब पार्ट नंबर 6 देखिए। पार्ट नंबर 6 का नाम है ओमना का सफ़र। इस पाठ का पहला प्रश्न है ट्रेन कहाँ से चली थी? तो इस प्रश्न का जवाब होगा ट्रेन कक्ष से यानी कक्ष जो गुजरात राज्य के गांधीधाम में स्थित है यहाँ से चली थी। ट्रेन कक्ष से यानी गांधीधाम से चली थी। अगला प्रश्न है गुजरात का प्रसिद्ध खाना क्या है? इस प्रश्न का जवाब होगा गुजरात का प्रसिद्ध खाना ढोकला, चटनी, लेमन राइस, मिठाई आदि है। फिर अगला प्रश्न है वलसाड और अहमदाबाद कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वलसाड और अहमदाबाद दोनों गुजरात में स्थित है। कोझिकोड कहाँ है? तो कोझिकोड केरल में है। इस तरह से पार्ट 6 खत्म हुआ। पार्ट 7 देखिए। पार्ट 7 का नाम है खिड़की से। इस पार्ट में पहला प्रश्न है मडगांव कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का जवाब होगा मडगांव गोवा राज्य में स्थित है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है गोवा से केरल के रास्ते में कितनी सुरंगें और कितनी पुलें हैं? इस प्रश्न का जवाब होगा गोवा से केरल के रास्ते में 92 सुरंगें हैं और 2000 पुल है। अगला प्रश्न है कोझिकोड कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का जवाब होगा मालाबार तट पर यानी दक्षिण भारत में केरल राज्य में कोझिकोड स्थित है। अगला प्रश्न है कोझिकोड को और किस नाम से जानते हैं या और क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जवाब होगा कोझिकोड को कैलीकट के नाम से भी जाना जाता है। फिर इस पाठ का अगला प्रश्न है गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? इस प्रश्न का जवाब होगा महाराष्ट्र से, गोवा से और कर्नाटक से। यानी गुजरात से जब केरल जाना होगा तो 3 राज्यों से होकर ट्रेन गुजरेगी, महाराष्ट्र से, गोवा से और कर्नाटक से। अगला प्रश्न है कोटायम नगर कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का जवाब होगा कोटायम नगर केरल में स्थित है। अब दोस्तों कुछ राज्यों की भाषा दिया हुआ है। अब देख लेते हैं किस राज्य की भाषा कौन सी है। मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है? तो इस प्रश्न का जवाब होगा मलयालम भाषा केरल राज्य में बोली जाती है। कोंकणी भाषा तो कोंकणी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र में, गोवा में, दमन एंड दीव में, दादर एंड नगर हवेली में बोली जाती है। गुजराती गुजरात में बोली जाती है। कन्नड़ भाषा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बोली जाती है। इस तरह से दोस्तों पार्ट नंबर 4 खत्म हुआ, पार्ट नंबर 7 खत्म हुआ और पार्ट नंबर 8 देखते हैं। पार्ट नंबर 8 का नाम है नानी के घर तक। इस पार्ट में पहला प्रश्न है ट्रेन टिकट पर क्या क्या लिखा होता है? यह प्रश्न कई बार पूछा है सीटेट के एग्जाम में। तो देखिए ट्रेन पर ट्रेन का नंबर लिखा होता है, सफ़र शुरू होने की तारीख लिखी रहती है, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर लिखा रहता है, किराया रहता है और दूरी किलोमीटर में रहता है। अगला प्रश्न है फेरी क्या है? इस प्रश्न का जवाब होगा फेरी एक प्रकार की नाव है जो केरल राज्य में प्रयोग होती है। इस तरह से पार्ट नंबर 8 खत्म हुआ। पार्ट नंबर 9 से बदलते परिवार से इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं
है जो पूछने लायक है। तो चलिए पार्ट नंबर 10 में चलते हैं। पार्ट नंबर 10 का नाम है हु तू तू। दोस्तों इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है कबड्डी को और किन किन नामों से जाना जाता है। इस प्रश्न का जवाब होगा चेडू गुड्डू, हु तू, हाँ डूडू, छू खिटकिट, कबड्डी इत्यादि। यानी कबड्डी को इन नामों से जाना जाता है, चेडू गुड्डू, हु तू, हाँ डूडू, छू किटकिट, कबड्डी इत्यादि। अगला क्वेश्चन है कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ रहती थी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पाठ का, और इसका जवाब होगा कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। अगला प्रश्न है कर्णम मल्लेश्वरी क्या करती है। इस प्रश्न का जवाब होगा कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, यानी भारोत्तोलक जिसको कहते हैं, भार उठाने का काम करती है ये। अगला प्रश्न है कर्णम मल्लेश्वरी के पापा क्या करते हैं। इस प्रश्न का जवाब होगा कर्णम मल्लेश्वरी के पापा हवलदार हैं। फिर अगला प्रश्न है कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट उठाना कब शुरू किया था। इस प्रश्न का जवाब होगा कर्णम मल्लेश्वरी जब 12 वर्ष की थी उसी टाइम से वेट उठाने का काम कर रही है। फिर अगला प्रश्न है कर्णम मल्लेश्वरी कितना वेट उठा सकती है। इस प्रश्न का जवाब होगा कर्णम मल्लेश्वरी अब 130 केजी तक वजन उठा सकती है। अगला प्रश्न है इन्होंने कितने अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं। इस प्रश्न का जवाब होगा जो कर्णम मल्लेश्वरी 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत चुकी है, यानी भारत के बाहर इन्होंने 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी की 4 बहनें भी हैं जो वेट उठाने का अभ्यास करती है। अब अगला प्रश्न है ज्वाला, लीला और हीरा कहाँ रहती है। तो दोस्तों ज्वाला, लीला और हीरा ये तीनों बहनें मुंबई में रहती हैं, और ये कर्णम मल्लेश्वरी की बहन नहीं है, ये तीनों अलग है, ये कबड्डी की खिलाड़ी है। कर्णम मल्लेश्वरी की चारों बहनें, कर्णम मल्लेश्वरी 4 बहनें थी जो वेट उठाने का काम करती थी, लेकिन ज्वाला, लीला और हीरा यहाँ मुंबई में रहती है और ये कबड्डी खेलती है। ये तीनों क्या खेलती है तो कबड्डी। हीरा कबड्डी की कोच भी बनी थी। इस तरह से पार्ट नंबर 10 खत्म हुआ। अब पार्ट नंबर 11 देखिए। पार्ट नंबर 11 का नाम है फुलवारी। तो इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में बहुत बार आया है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का जवाब होगा फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है। अगर केवल राज्य का नाम पूछेगा तो उत्तराखंड आंसर देंगे, अगर जिला का नाम पूछेगा तो चमोली जिला आंसर होगा। अगला प्रश्न है मधुबनी क्या है। तो इस प्रश्न का जवाब होगा मधुबनी एक चित्रकला है, यानी एक प्रकार की पेंटिंग है। इसे मधुबनी क्यों कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब होगा बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है और उसी के नाम पर इसे मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है मधुबनी पेंटिंग किससे बनती है। इस प्रश्न का जवाब होगा मधुबनी पेंटिंग चावल के पाउडर में रंग मिला करके बनती है। अगला प्रश्न है इस पेंटिंग में क्या क्या दर्शाया गया है। तो उत्तर होगा मधुबनी पेंटिंग में मनुष्य, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली और कई अन्य जानवर और देवी देवताओं का चित्र दर्शाया जाता है। दोस्तों इस मधुबनी पेंटिंग में नील, हल्दी, फूलों, पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है। इस तरह से पाठ 11 भी समाप्त हुआ। अब पाठ नंबर 12 देखते हैं। पाठ नंबर 12 का नाम है कैसे कैसे बदले घर। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है गाजी खान अब कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का जवाब होगा गाजी खान अब पाकिस्तान में स्थित है। पहले यह हिंदुस्तान में ही था। जब भारत का बंटवारा पाकिस्तान और हिंदुस्तान में नहीं हुआ था उस टाइम में गाजी खान भी हिंदुस्तान में ही पड़ता था, लेकिन जब बंटवारा हो गया तो ये गाजी खान पाकिस्तान में पड़ गया। इसलिए इस प्रश्न का जवाब होगा गाजी खान अब पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है पहले लोग कच्चे घरों में दीवारों व फर्श पर गोबर व मिट्टी का लेप क्यों करते थे। इस प्रश्न का उत्तर होगा पहले लोग कच्चे घरों में दीवारों पर व फर्श पर गोबर व मिट्टी का लेप करते थे क्योंकि गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। अगला प्रश्न है लकड़ी की छत को दीमक से बचाने के लिए क्या करते हैं। इस प्रश्न का जवाब होगा
लकड़ी की छत को दीमक से बचाने के लिए उसमें नीम तथा कीकर की लकड़ियाँ बिछाते हैं। इस तरह से पार्ट नंबर 12 खत्म हुआ। अब पार्ट नंबर 13 देखिए। पार्ट नंबर 13 का नाम है पहाड़ों से समुद्र तक। दोस्तों इस पार्ट से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने लायक नहीं बनता है, इसलिए इसमें कोई क्वेश्चन नहीं लिए हैं। अब पार्ट नंबर 14 देखिए, बसवा का खेत। इससे भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन एक जगह का नाम था तो इसलिए उस जगह को शामिल कर लिए हैं। तो देखिए क्या है प्रश्न, बेलबनी का गांव कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का जवाब होगा बेलबनी का गांव कर्नाटक राज्य में है। अब अगला पार्ट है पार्ट 15, मंडी से घर तक। इस चैप्टर में भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने लायक नहीं था। अब पार्ट नंबर 16 देखिए। पार्ट नंबर 16 का नाम है चू चू करती आई चिड़िया। इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन है गीजू भाई बडेका कहाँ रहते थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा गीजू भाई बडेका गुजरात में रहते थे और इन्होंने गीजू भाई बडेका ने बच्चों के लिए कई कहानियां लिखे हैं, पत्र लिखे हैं, कविता लिखे हैं। अगला प्रश्न है इंडियन रॉबिन यानी किलचीरी पक्षी अपने अंडे कहाँ देती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा इंडियन रॉबिन यानी किलचीरी पक्षी सड़क के किनारे पत्थरों के बीच अंडे देती है। अगला प्रश्न है कोयल अंडा कहाँ देती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा जो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है और कौवा के घोंसला में अंडा देती है। पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा पक्षी अंडा देने के लिए घोंसला बनाते हैं। और जब पक्षी के अंडे फूट जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे घोंसला छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा पाकथा पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में घोंसला बनाती है। गौरैया और कबूतर घोंसला कहाँ बनाते हैं? इस प्रश्न का जवाब होगा गौरैया और कबूतर पुराने घरों में घोंसला बनाते हैं। अगला प्रश्न है बसंत गौरी अंडे कहाँ देती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा बसंत गौरी पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडा देती है। अगला प्रश्न है कौन सी चिड़िया या पक्षी पत्तों को चोंच से सीकर उनके बीच घोंसला बनाती है? इस प्रश्न का आंसर होगा दर्जिन चिड़िया। दर्जिन चिड़िया एक ऐसा पक्षी है जो चोंच से पत्तों को सील करके अपना घोंसला बनाती है और उस घोंसला में अंडा देती है। अगला प्रश्न है डाली पर लटकता हुआ घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है? इस प्रश्न का आंसर होगा शक्करखोरा पक्षी। शक्करखोरा पक्षी पेड़ पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। दोस्तों इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। बीवर नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर उन घोंसलों को देखती है और उन घोंसलों में से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उनमें ही मादा बीवर अंडे देती है। इस तरह से पार्ट 16 भी समाप्त हुआ। पार्ट नंबर 17 का नाम है नंदिता मुंबई में। और दोस्तों इस पार्ट में पूछने लायक कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था नहीं। तो इस तरह से 17 पार्ट खत्म हुआ। अब जो है 10 पार्ट बचा हुआ है। टोटल एनसीईआरटी कक्षा 4 में 27 पार्ट है, जिसमें से 17 पार्ट कंप्लीट हुआ। अब 10 पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।